हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश एकेडमी। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स फरवरी माह 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले उम्मीद है आप लोग सब बहुत बेहतर होंगे। घर पे रहिए, सतर्क रहिए। कोविड की परिस्थितियां चल रही हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स फरवरी 2021। इससे संबंधित पूरे प्रश्न हम कवर करेंगे। साथ ही आज की वीडियो में जो खास रहने वाला है वो ये कि स्टैटिक फैक्ट्स, एमपी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको लगभग 250 से 300 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं केवल एक वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न जो है कि किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो बघेली महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया दोस्तों वो किया गया है सतना में। तो आपका पहला प्रश्न क्या था कि बघेली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बघेली महोत्सव का शुभारंभ सतना में किया गया। अब आपको क्या लगता होगा कि बघेलखंड में तो सतना आता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए इसलिए बघेली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सतना में किया जाता है। अब आप मैप में देखिए सतना है जिसके एक तरफ पन्ना लगा हुआ है, दूसरी तरफ रीवा लगा हुआ है। तो सतना दोस्तों जो है वो कौन से संभाग में आता है? रीवा संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? रीवा संभाग में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कौन सी? व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे है? तो वो मुकुंदपुर सतना में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे? मुकुंदपुर सतना में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्हाइट टाइगर सफारी, देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ पे है? तो वो मुकुंदपुर सतना में। सतना में क्या है दोस्तों? सतना में भरूत स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भरूत स्तंभ, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये भरूत स्तंभ भी कहाँ पे है? अशोक कालीन भरूत स्तंभ कहाँ पे है? सतना में। आपको कुछ पुस्तकों में शुंग शासक भी मिलेगा। और इस भरूत स्तंभ की जो खोज की थी दोस्तों वो कनिंघम महोदय ने की थी। किसने की थी? कनिंघम महोदय ने। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। आंसर है सतना। अब सतना के बारे में जानते हैं। तो सतना जो है वो रीवा संभाग का एक शहर है। ठीक है, जिला है। ये व्हाइट टाइगर सफारी के लिए जाता है क्योंकि भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई है। यहीं पे क्या है? यहीं पे अशोक कालीन स्तूप है जिसे हम भरूत स्तूप कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम महोदय ने की थी। किसने की थी? कनिंघम महोदय ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मैयर। यहाँ पे क्या है? मैयर। ठीक है, तो जो मैयर है, मैयर जाना जाता है शारदा मंदिर के लिए। किसके लिए? शारदा मंदिर के लिए मैयर जाना जाता है। ठीक है, मैयर क्या है? मैयर अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी कहाँ पे है? अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी मैयर में है। तो अपन ने दो फैक्ट पढ़े कि मैयर में क्या है? शारदा मंदिर है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी कहाँ पे? मैयर में है। और मैयर को कहा जाता है संगीत नगरी। क्या कहा जाता है? संगीत नगरी भी मैयर को कहा जाता है। तो संगीत नगरी किसे कहा जाता है? मैयर को कहा जाता है। इसके बाद एक और फैक्ट देखिए, चित्रकूट। चित्रकूट भी दोस्तों कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे सतना जिले में है। और चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और सती अनुसुईया और अत्रि आश्रम भी कहाँ पे है? चित्रकूट में ही स्थित है। कौन? चित्रकूट, मंदाकिनी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो मैयर, शारदा मंदिर। तो पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा था दोस्तों वो ये था कि किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ किया जाता है? तो वो था सतना जिला। और सतना से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, भरूत स्तूप, कनिंघम महोदय ने खोज की, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, ठीक है, और मैयर, शारदा मंदिर, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी यहीं पे है। और संगीत नगरी भी कहा जाता है मैयर को। चित्रकूट जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, सती अनुसुईया और अत्रि आश्रम के लिए फेमस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस शहर को भारत का सुंदरतम और एडवेंचर टूरिज्म बनाने की घोषणा की है? तो ये शहर है झीलों की नगरी भोपाल। ये शहर क्या है दोस्तों? झीलों की नगरी भोपाल। तो पहला प्रश्न तो यह है कि भारत का सुंदरतम शहर व एडवेंचर टूरिज्म बनाने की घोषणा किसने की है? शिवराज सिंह चौहान ने। किसको बनाएंगे? भोपाल को बनाएंगे। भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो भोपाल के बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जो आधुनिक भोपाल है, देखो भोजपुर नामक शहर परमार शासक राजा भोज ने बसाया था, परंतु आधुनिक भोपाल की बात करें तो वो बसाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने बसाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, तो आपसे पूछे आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने की। पहला प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? वो भोपाल में है।
उसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है जो कि 855 है। कितना है? 855। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में क्या है दोस्तों? भारत भवन है। भोपाल में ही है भारत भवन, जिसका निर्माण 1982 में किया गया था और इसके जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। तो इतना फैक्ट आप भोपाल जिले के बारे में याद रखिए। ठीक है, कि दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना करी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल में है। इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? 855 भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भोपाल में है। और भारत भवन 1982 में स्थापित हुआ था। इसका वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए भारत का सुंदरतम शहर तथा एडवेंचर टूरिज्म पार्क बनाना की घोषणा भोपाल के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के कौन से वेटलैंड का चयन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के दो वेटलैंड को दोस्तों आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो दो वेटलैंड का बात की गई है, जिनमें से एक है भोजपुर वेटलैंड जो भोपाल में है, दूसरा सिरपुर वेटलैंड इंदौर में है। तो आप पहले दो वेटलैंड याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कौन से दो वेटलैंड हैं, एक भोजपुर वेटलैंड, दूसरा सिरपुर वेटलैंड। तो भोजपुर जो वेटलैंड है दोस्तों वो बड़ा तालाब और जो निचले तालाब है उससे मिलके बना हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये भोपाल का वेटलैंड है जिसे हम भोजपुर वेटलैंड या भोज वेटलैंड कहा जाता है। ये इतने एरिया में बड़ा हुआ है। अब आर्द्र भूमि के बारे में जानिए दोस्तों। ठीक है, तो आर्द्र भूमि की जो संकल्पना है वो सबसे पहले रामसर सम्मेलन में आई थी। कौन से सम्मेलन में आई थी? रामसर सम्मेलन में आई थी। और ये रामसर दोस्तों ईरान का एक शहर है। ये क्या है? ईरान का एक शहर है। और इसी ईरान के एक शहर में 1971 में 1971 में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आर्द्र भूमि जो दलदली भूमि होती है उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से 1971 में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसे हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन। अब आपसे पूछा जाएगा कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, और आपका जवाब हो जाएगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। दूसरा प्रश्न, रामसर सम्मेलन कब हुआ? तो रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान में हुआ। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये समझौता कब से लागू हुआ? ये समझौता 1975 से लागू हुआ, 1975 से। चौथा प्रश्न, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1982 में किए। कब किए? 1982 में किए। ठीक है, भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो भारत में है 42 रामसर साइट्स। कितनी है? 42 रामसर साइट्स भारत में। और आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन से संबंधित इतने फैक्ट आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले, मतलब भीख मांगने वाले जो पुनर्वास एवं सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इंदौर संभाग में, मतलब इंदौर और इंदौर संभाग में आने वाले समस्त जिलों में एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? दीन बंधु अभियान। इसका नाम क्या है? दीन बंधु अभियान। अब ये दीन बंधु अभियान का जो उद्देश्य दोस्तों, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं और जो लोग भिक्षा मांगते हैं उन व्यक्तियों को पुनर्वास व राहत करना। क्या करना? पुनर्वास एवं राहत के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है दीन बंधु अभियान। याद रखिए कि इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वालों के लिए पुनर्वास और सहायता के लिए कौन सा अभियान चला? दीन बंधु। अब इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? जो रेन बसेरे होते हैं, है ना, जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, मतलब सरकार व्यवस्था करती रहने के लिए रेन बसेरे होते हैं, उनमें इन लोगों को क्या? गर्म कपड़े, कंबल और भोजन, गर्म कपड़े, कंबल और भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अरविंदो हॉस्पिटल जो इंदौर का है उसके सहयोग से, अरविंदो हॉस्पिटल जो है उसके सहयोग से इनका मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए दीन बंधु अभियान का जो संबंध है वो इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। सांस अभियान जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, क्या है? सोशल, ए से सोशल, ए से अवेयरनेस, ए से एक्शन, टू न्यूट्रलाइज
निमोनिया सक्सेसफुली। यह है सास का फुल फॉर्म। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सास का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया, तो इसका जो शुभारंभ है दोस्तों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया। अब इसका शुभारंभ कब हुआ, तो इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों 5 फरवरी 2021 को। तो मैंने 2-3 प्रश्न आपको बता चुका हूं। सबसे पहले देखो सास का फुल फॉर्म क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब इसमें निमोनिया शब्द आ रहा है तो इसका उद्देश्य भी देख लीजिए। इसका जो उद्देश्य है वो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, कितने वर्ष, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इन्हें निमोनिया से बचाना है। किससे बचाना है, हमें निमोनिया से बचाना है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी 2021 को, कब, 5 फरवरी 2021 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सांस अभियान की शुरुआत की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रंगकर्मी बंसीलाल कौल, श्री बंसीलाल कौल का निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे यह है बंसीलाल कौल जिनका हाल में ही निधन हो गया है। तो दोस्तों इनको कालिदास सम्मान से मध्य प्रदेश ने और पद्म श्री से इनको किसने सम्मानित किया था, भारत सरकार ने सम्मानित किया था 2014 में। ये 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था रंगकर्मी श्री बंसीलाल कौल को। अब कालिदास सम्मान जो है दोस्तों वो कालिदास अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, कालिदास अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और कालिदास जो अकादमी है दोस्तों उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में हुई थी। और श्री बंसीलाल जो कौल थे उन्होंने एक भोपाल में संस्था का स्थापना की थी जिसका नाम था रंग विदूषक। जिसका नाम क्या था, रंग विदूषक नामक संस्था की स्थापना भोपाल में किसने की थी, श्री बंसीलाल कौल जी ने की थी। तो आपसे 2-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, श्री बंसीलाल कौल का निधन हाल में ही हुआ है, वे कौन थे, आपका जवाब होगा रंगकर्मी। दूसरा, श्री बंसीलाल कौल का निधन हो गया है, मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार द्वारा कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो कालिदास सम्मान और पद्मश्री 2014 में। तीसरा प्रश्न कि भैया श्री बंसी कौल जी द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है, तो इनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम है रंग विदूषक जो कि भोपाल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आशीर्वाद योजना का शुभारंभ 7 फरवरी को ग्वालियर जिले से किया गया। कहां से किया गया, ग्वालियर जिले से। आप देख पा रहे होंगे जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न कहा जाता है, ये कहां पे, ग्वालियर का किला है। खूबसूरत ग्वालियर का किला, कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसने किया भैया, आशीर्वाद योजना का 7 फरवरी को ग्वालियर जिले से। अब आशीर्वाद योजना दोस्तों है क्या, जो बुजुर्ग और दिव्यांग होते हैं, कौन, बुजुर्ग और जो दिव्यांग होते हैं, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए उनको घर पे ही क्या करेंगे, जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन होता है, अपन जानते हैं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं चावल मिलते हैं सस्ती दाम पे, वो राशन क्या करेंगे, उनके घर पे ही पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर पे ही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। अभी दोस्तों ये योजना केवल ग्वालियर जिले में शुरू की गई है। यदि ये सफल हो जाती है तो इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसे क्या कर दिया जाएगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्वालियर के बारे में। दोस्तों देखिए, ग्वालियर जो है वो गालब ऋषि की तपोभूमि थी। क्या थी, गालब ऋषि की तपोभूमि थी। और गालब ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ग्वालियर को क्या कहा जाता है, ग्वालियर नाम पड़ा इसका। ठीक है, तो ये याद रखना, गालब ऋषि की तपोभूमि कौन सी थी, ग्वालियर थी। ग्वालियर बेसिकली ग्वालियर के किले के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ग्वालियर के किले के लिए फेमस है। और इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। और इस किले का निर्माण दोस्तों सूरज सेन ने कराया था। तो ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था, सूरज सेन ने कराया था। ग्वालियर के किले में ही दोस्तों क्या है, गुजरी महल है व मान मंदिर है। गुजरी महल व मान मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था, जिसका निर्माण कराया था मानसिंह ने। मानसिंह तोमर ने गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण का कराया था। जय विलास पैलेस कहाँ पे है, जय विलास पैलेस भी ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय कहाँ पे, संगीत विश्वविद्यालय है ये भी कहाँ पे, ये भी ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई
लक्ष्मीबाई व तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो लक्ष्मीबाई व तानसेन, लक्ष्मीबाई की समाधि और तानसेन का मकबरा कहाँ पे? ये भी ग्वालियर में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम भी कहाँ पे है दोस्तों? ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो दूधिया रोशनी वाला एकमात्र स्टेडियम है। कैसा? एकमात्र स्टेडियम है दूधिया रोशनी वाला। इसके अतिरिक्त सास बहू मंदिर कहाँ पे है? तो सास बहू मंदिर जिसका निर्माण महिपाल ने कराया था वो भी ग्वालियर में है। और तेलिका मंदिर भी कहाँ पे दोस्तों? तेलिका मंदिर जो कि एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित उत्तर भारत का मंदिर है, ये भी कहाँ पे? ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आशीर्वाद जो योजना है वो कहाँ से शुरू हुई है? ग्वालियर से शुरू हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सुमित्रा महाजन को। सुमित्रा महाजन को दोस्तों ताई के नाम से भी जाना जाता है। आप ये पिक में देख पा रहे होंगे, ठीक है, काफ़ी हंसमुख स्वभाव की सुमित्रा महाजन, ठीक है, और इनका जो उपनाम है दोस्तों वो क्या है? ताई है। ये लोकसभा में अध्यक्ष बनने वाली, लोकसभा में महिला अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। कौन थी? दूसरी महिला। पहली महिला जो थी वो मीरा कुमार थी, तो दूसरी कौन थी? हमारी सुमित्रा महाजन। ये कहाँ से सांसद रही हैं दोस्तों? ये सांसद रही हैं 8 बार इंदौर से, 8 बार लगातार इंदौर से सांसद रही है। पद्म विभूषण की बात करें मित्रों, तो ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई है। किससे हुई है? 1954 से हुई है। तो याद रखना केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में किसको दिया है पद्म विभूषण? तो ये दिया है सुमित्रा महाजन को। ठीक है, याद रखिए। अगला जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित किया जाएगा? तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, देखो अभी जो वित्त मंत्रालय था उसने क्या किया, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन वो भारत में खोल रहा है। तो उसी क्रम में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन कहाँ पे खोला जाएगा? वो खोला जाएगा रतलाम में। कहाँ खोला जाएगा? रतलाम में खोला जाएगा। आप ही देख पा रहे होंगे। और ये जो है वो आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर रतलाम, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन जो है वो रतलाम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रतलाम के बारे में। दोस्तों रतलाम के बारे में आपको 2-4 बातें बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रतलाम में है। तो यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। रतलाम को दोस्तों सेब नगरी भी कहा जाता है। कौन सी नगरी कहा जाता है? सेब नगरी भी कहा जाता है। और सेलाना जो अभ्यारण्य है, कौन सा? सेलाना जो अभ्यारण्य है, सेलाना अभ्यारण्य वो कहाँ पे है? रतलाम में है। और सेलाना अभ्यारण्य दोस्तों खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है। तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, सेब नगरी रतलाम को कहा जाता है। सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पे? रतलाम में है, जो कि खरमोर पक्षी के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल में ही घोषित बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है? तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। इन्होंने बजट घोषित किया, तो उस बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है, और जिसका नाम क्या है? मदन मोहन टर्मिनल। जिसका नाम क्या है? मदन मोहन टर्मिनल जबलपुर। ये कहाँ पे है? जबलपुर में। दोस्तों जो मदन मोहन रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी है। कैसा? पिंक रेलवे स्टेशन। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे काम करने वाले जो सभी कर्मचारी वो हैं वो महिला हैं। तो याद रखना मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? मदन मोहन टर्मिनल या रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे है? जबलपुर में। आप भी देख पा रहे होंगे चित्र में। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने 15 करोड़ के बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, एक मदन महल भी पूछा जाता है, वो भी जबलपुर में, जिसका निर्माण मदन शाह ने कराया था दोस्तों। और दोस्तों जबलपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे संगमरमर की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पे भेड़ा घाट जलप्रपात भी है। यहाँ पे क्या है? भेड़ा घाट जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों। याद रखिए नर्मदा और बामन नदी के संगम पे भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगला है घड़ियाल स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पहले हमारे मध्य प्रदेश को कई अन्य उपनामों से जाना जाता था, अब हाल में इसे घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चंबल अभ्यारण्य है,
चंबल अभ्यारण्य जो कि घड़ियालों के लिए फेमस है, इसमें घड़ियालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए अब मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घड़ियाल स्टेट। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से एक दूसरे से मिलजुल के ले रहे हैं घड़ियाल, ठीक है। तो घड़ियाल स्टेट के नाम से किसे जाना जाएगा? घड़ियाल स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश में 526 टाइगर की संख्या हो गई, है ना। इसे हृदय प्रदेश किसने बोला था? इसे हृदय प्रदेश बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। साथ ही इसे नदियों का मायका और सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नदियों का मायका भी कहा जाता है और सोया स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो घड़ियाल स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा वेद आपके द्वार योजना शुरुआत की? वेद मतलब समझ रहे हो? डॉक्टर साहब, जो वेद होंगे वो आपके द्वार होंगे। जैसे आपकी सरकार आपके द्वार कमलनाथ सरकार जी के द्वारा शुरू की गई थी, वैसे ही वेद आपके द्वार योजना सरकार की गई है। मतलब मध्य प्रदेश में अब वेद पहुंचेंगे मरीजों के द्वार। अब आप घर पे ही रहिए, आपके घर पे ही आके इलाज किया जाएगा, और ये किया जा रहा है आयुष विभाग के द्वारा। किसके विभाग के द्वारा? आयुष विभाग के द्वारा। दोस्तों आयुष का फुल फॉर्म देख लीजिए, अक्सर पूछ लिया जाता है आयुष का फुल फॉर्म। एमपीपीएससी में इसमें भी पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो आयुष का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ए से आयुर्वेद, बाय से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म याद रखना, ए से आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और आयुष मिशन दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आयुष मिशन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 2014 में हुई थी। तो पूछा जाए आपसे कि आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा वेद आपके द्वारा योजना लागू की गई? तो ये की गई आयुष विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये याद रखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन कब तक देने का लक्ष्य है? तो ये जो लक्ष्य है दोस्तों वो कब तक है? 2023 तक। मध्य प्रदेश में हम 2023 तक देंगे। हालांकि जो केंद्र सरकार ने उसने 2024 तक का लक्ष्य रखा है, परंतु मध्य प्रदेश कब तक देगा भैया? 2023 तक उसको देने का प्रयास करेगा। अब जल जीवन मिशन दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो दोनों याद रखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। सभी को घरेलू नल कनेक्शन कब तक देने का लक्ष्य है? 2023 को। जबकि सरकार का लक्ष्य कब तक है? 2024 को। तो क्या लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक हम क्या करेंगे? नल कनेक्शन देंगे, ठीक है। अब पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, ये लिख रहा है ना कि हम 2024 तक सभी ग्रामीण जनों को क्या करेंगे? नल कनेक्शन देंगे। तो याद रखिए। और आया कब था ये मिशन? 15 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है, हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख की राशि मंजूर की गई है, और ये परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। तो ये परियोजना दोस्तों कौन सी नदी पे? क्षिप्रा नदी पे, वो भी उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन जिला में। तो याद रखिए, हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? उज्जैन में है। कौन सी नदी पे स्थित है? क्षिप्रा नदी पर स्थित है। अब क्षिप्रा नदी के बारे में थोड़े फैक्ट देख लीजिए। क्षिप्रा नदी का दोस्तों जो उद्गम है वो इंदौर में एक स्थान है काकराबड़ी। क्या है वो? काकराबड़ी। तो काकराबड़ी से क्या होता है? क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है, और 195 किलोमीटर बहने के बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। और इसे दोस्तों मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है? मालवा की गंगा भी कहा जाता है। उज्जैन है दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। और नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में दोस्तों किसका आयोजन होता है? सिंहस्थ का आयोजन होता है। कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्ष में, ठीक है। ये थे क्षिप्रा नदी से संबंधित फैक्ट। तो अपन को क्या याद रखना है कि हरवा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे? क्षिप्रा नदी पे है, उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल में ही पत्रकार और साहित्यकार श्री राम अधीर का निधन हो गया है, ठीक है। श्री राम अधीर का क्या हो गया? निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? इसका सही जवाब है भोपाल।
वे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित थे। तो आपको क्या याद रखना है कि हाल में ही मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रहने वाले श्री राम अधीर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वो पत्रकार व साहित्यकार थे। कौन थे? पत्रकार व साहित्यकार थे। आप भी देख पा रहे होंगे चित्र में, ये हैं श्री राम अधीर। और इनके द्वारा दोस्तों एक पत्रिका का संपादन किया गया था, उसका नाम है संकल्प रथ। उसका नाम क्या है? संकल्प रथ। तो संकल्प रथ नामक पत्रिका भी किसने लॉन्च की थी दोस्तों? वो की थी श्री राम अधीर ने। तो श्री राम अधीर कौन थे? पत्रकार और साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है 13-14 फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों धार में। अब मांडू कहाँ पे है? धार जिले में है, तो स्वाभाविक सी बात है मांडू उत्सव का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? धार जिले में, मतलब मांडू में ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मांडू उत्सव भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, नृत्य संगीत आदि से संबंधित, और इसमें हमें है ना अपनी लोक कला भी देखने को मिलती है। मांडू जो है दोस्तों वो एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। कैसा? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ठीक है, याद रखिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपन मांडू से संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो पहला प्रश्न, मांडू कहाँ पे है? धार जिले में। इसे क्या कहा जाता है? सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का महल यहाँ पे है। बाज बहादुर महल यहाँ पे है। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल भी मांडू में स्थित है। हिंडोला महल यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो रानी रूपमती का महल, जहाज महल, हिंडोला महल, असरफी महल। आपसे पूछा जाता है असरफी महल कहाँ पे है? तो असरफी महल भी कहाँ पे हैगा? मांडू में स्थित हैगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात ये है वो है होशंग शाह का मकबरा, क्योंकि संगमरमर से निर्मित पहली इमारत मानी जाती है होशंग शाह का मकबरा, जिसका निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। तो होशंग शाह का मकबरा भी कहाँ पे है दोस्तों? मांडू में स्थित है। मांडू में दोस्तों रेवा कुंड भी स्थित है। तो ये भी आप याद रखिए। तो मांडू, और मांडू में दोस्तों अभी एक फोसिल्स, आधुनिक फोसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है, जिसे हम अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में? धार में। और इसका जो आयोजन दोस्तों किया गया पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं ऊषा ठाकुर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने दोस्तों 13 पदक जीते। कितने जीते? 13 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक है। बस आपको इतना याद रखना है कितने पदक जीते? 13 पदक जीते हैं 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। अब 36वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें धावक अर्जुन बास्कले और बुशरा खान ने कौन से पदक जीते दोस्तों? तो इन्होंने जीते स्वर्ण पदक। धावक अर्जुन बास्कले और बुशरा खान ने जीते स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का संबंध किस खेल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश कि चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा शूटिंग में। आप भी देख पा रहे होंगे चित्र में, ये है चिंकी यादव, इनके हाथ में पिस्तौल है, तो स्वाभाविक सी बात है शूटिंग से संबंधित होंगी। अब इनका प्रश्न क्यों पूछा जाएगा? दिल्ली में चल रहे आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भोपाल की रहने वाली चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो देखो ये कहाँ की रहने वाली हैं? भोपाल की हैं। और जो आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें इन्होंने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए चिंकी यादव इंपॉर्टेंट है और इनका संबंध शूटिंग से है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, बहुत ही ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी रोशन किया है। तो इस टैलेंटेड खिलाड़ी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? तो 2 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से है। दूसरा, ये कौन से जिले से आते हैं? तो ये खरगोन जिले से आते हैं। कौन से जिले से? खरगोन। चिंकी यादव जो कि भोपाल से आती हैं और इन्होंने 2021 जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब हमें ये हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी कहाँ देखेंगे? टोक्यो में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं और 2024 के टोक्यो ओलंपिक के दोस्तों वो कहाँ पे होंगे?
पेरिस में होंगे। कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। और 2028 के जो ओलंपिक है दोस्तों वो लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, याद रखना ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव दोनों का संबंध शूटिंग से है, परंतु चिंकी यादव कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। और जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ के भैया? खरगोन के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसका शुभारंभ कहाँ से होगा? तो इंदौर के सांबर से होगा। और हमने कब तक का लक्ष्य रखा? 2023 तक। जबकि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? 2019 में हुई है, 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इंदौर के सावर से। और 2024 तक सभी ग्रामीण जनों को नल कनेक्शन देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल में ही मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, कि दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकन्सोनिया का जीवन खोजा गया है, मतलब जीवाश्म खोजा गया है। इसे सही कर लीजिएगा, जीवाश्म खोजा गया है। तो इसका सही जवाब है भीमबेटिका में। तो क्वेश्चन क्या है कि दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर डिकन्सोनिया का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है भीमबेटिका में। अब भीमबेटिका के बारे में जान लीजिए दोस्तों। जो भीमबेटिका है वो रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और ये एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जो कि आदि मानवों के सेल आश्रय एवं भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है? सेल आश्रय व भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे भैया? रायसेन में स्थित है। ये किस लिए जाना जाता है? एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। ये किस लिए जाना जाता है? आदि मानवों के सेल आश्रय के लिए और भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो भीमबेटिका के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों वो हैं बाखड़कर जी। कौन है? बाखड़कर जी हैं। ठीक है, और इसे 2003 में, कब? 2003 में विश्व विरासत का स्थल का दर्जा मिल गया है। विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा इन्हें 2003 में मिल गया है। ठीक है, इतना याद रखना कि सबसे पुराना जो जीवाश्म है दुनिया का डेक्कन सोनिया का, वो कहाँ पे मिला है? भीमबेटिका में मिला है। अगला जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश के किस ने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया? तो देखो कुवैत में जो है वो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी और उसमें हमारे मध्य प्रदेश की मनीषा कीर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है मनीषा कीर, टैलेंटेड खिलाड़ी। और इन्होंने क्या दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ आयोजित हो रही थी? कुवैत में हो रही थी। अब इनका जो संबंध है दोस्तों ये भोपाल के गोरेगांव से है और इनकी सफलता की कहानी काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली है दोस्तों। ये जो है वो एक मत्स्य पालक की बेटी हैं। किससे? मत्स्य पालक की बेटी हैं और इनका जो जीवन है काफ़ी गरीबी में बिताया हुआ है। तो काफ़ी गर्व है मध्य प्रदेश को जो इतने टैलेंटेड खिलाड़ी दे रहा है। और इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इनका नाम याद रखिए, मनीषा कीर। मनीषा कीर कहाँ की खिलाड़ी है? भोपाल की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है। याद रखना इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी हो गई? ये अपडेटेड डाटा है, आप इससे सही कर लीजिएगा अपनी किताबों में भी कि इसकी जो लंबाई है दोस्तों 8772.3 किलोमीटर हो गई है। कितनी हो गई है? 8772.3 किलोमीटर हो गई है। और मध्य प्रदेश से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं दोस्तों? तो ये गुजरते हैं 46 नेशनल हाईवे। कितने? 46। अब 46 तो गुजरते हैं, तो ये देखिए सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश का वो भी NH46 है। वो क्या है? NH46 है, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 654 किलोमीटर। और सबसे छोटा है वो दोस्तों वो कौन सा? 135 BB। 135 BB, ठीक है, जो कि बरगढ़ से कहाँ पे जाता है? ढबोरा तक जाता है और इसकी लंबाई केवल 7.5 किलोमीटर। कितनी है? 7.5 किलोमीटर। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का? NH46। सबसे छोटा कौन सा हो गया? 135 BB। कितने नेशनल हाईवे हैं? 46 है। और लंबाई कितनी है? 8772.3 किलोमीटर। 8772.3 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन दोस्तों खजुराहो में हुआ, परंतु खजुराहो कौन से जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। कहाँ पे आता है? छतरपुर जिले में आता है। दोस्तों एक बात जानिए कि जो खजुराहो नृत्य समारोह है तो खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। यह आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं?
शास्त्रीय नृत्य के लिए बहुत फेमस है। ये यहाँ से देश विदेश से मंझे हुए कलाकार आते हैं, वो अपने प्रदर्शन से जो दर्शक होते हैं उनको मोह लेते हैं, इसलिए ये शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस है। और खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? 1976 में। अब खजुराहो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दोस्तों खजुराहो को जो पुराना नाम था वो खरजूरबाग है। वो क्या है? खरजूरबाग है, खरजूरबाग। और ये चंदेल शासकों की राजधानी रह चुका है। किसकी? चंदेल शासकों की। बेसिकली चंदेल शासकों ने ही खजुराहो को बसाया है, ठीक है। चंदेल शासक दोस्तों, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था, और चंदेल शासकों ने यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? मंदिरों का निर्माण कराया। किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। अब आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है, तो खरजूरबाग है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो नन्नुक था। वो कौन था? नन्नुक। दोस्तों पहले इसमें 85 मंदिर हुआ करते थे, वर्तमान में 22 मंदिर ही बचे हैं। खजुराहो को दोस्तों शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। किसका? शिल्प कला का तीर्थ भी खजुराहो को कहा जाता है, या पत्थर पे तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ फेमस मंदिर हैं। वो फेमस मंदिर कौन से? सबसे पहले कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर ये सबसे बड़ा है, जिसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने कराया था। याद रखना, कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा यहाँ पे है। 64 योगिनी मंदिर है जो कि सबसे पुराना है। चतुर्भुज मंदिर यहाँ पे है। दूलादेव मंदिर है, घटई मंदिर है, ठीक है। और कौन सा मंदिर है? चित्रगुप्त मंदिर है यहाँ पे। तो ऐसे काफी मंदिर यहाँ पे, आदिनाथ पार्श्वनाथ मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और इसी कलाकृतियों को देखते हुए 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा। तो याद रखना कि खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? 1986 में। सांची को कब मिला? 1989 में। और भीमबेटका को कब मिला दोस्तों? 2003 में। कब मिला? 2003 में। और खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ होता है? छतरपुर में। और खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई? 1976 में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? भिंड जिले में। अब हम जानते हैं दोस्तों, जो भिंड है उसे बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि कहा जाता है। तो भिंड को क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा। अब इस म्यूजियम में क्या होगा दोस्तों कि आप जो फूलन देवी हैं, आपने सुना होगा फूलन देवी, ठीक है, मोहर सिंह की बंदूकें और वीर पुलिस वालों की आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कहानी आपको देखने को मिलेगी। पान सिंह तोमर, फूलन देवी, मोहर सिंह की बंदूकें। तो इस म्यूजियम में आपको ये कहानियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा? भिंड जिले में बनाया जाएगा। अब भिंड जिले के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। भिंड जिला है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, जबकि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी में होती है। कहाँ होती है? पंचमढ़ी में। दूसरा, सबसे कम लिंगानुपात भैया कौन से जिले का है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भी भिंड जिले का है। कितना है? 855 ही मात्रे का, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात भी किसका आएगा? भिंड का हैगा। सबसे कम एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पे है? भिंड जिले में है। और भिंड जिले में दोस्तों दूसरा सैनिक स्कूल भी खोला जा रहा है, ठीक है। कहाँ खोला जा रहा है? भिंड जिले में ही खोला जा रहा है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट किले यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक मिलता है अटेर का किला, दूसरा मिलता है गोहद का किला। कौन सा किला? गोहद का किला। तो ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम लिंगानुपात और सबसे कम अनुसूचित जनजाति। सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो भिंड में खोला जा रहा है, अटेर और गोहद का किला। तो इसी भिंड में बनाया जा रहा है डाकू म्यूजियम या डाकू संग्रहालय। अगला जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये याद रखिए, ये एक प्रतिभावान चित्रकार पद्मश्री श्री भूरीबाई हैं। कौन है? भूरीबाई है। भूरीबाई दोस्तों एक भील कलाकार है। कौन है? भील कलाकार हैं, ठीक है। और इन्हें 2021 में, अभी हाल में ही 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री। अभी देख पा रहे होंगे इनके खूबसूरत चित्र, चूंकि भीली कलाकार हैं तो इनके द्वारा ये भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि हाल में ही भूरीबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वे कौन है? तो वे चित्रकार हैं, ठीक है। ये वो एक भीली कलाकार भी हैं। वो क्या है? एक भीली कलाकार भी है, ठीक है, याद रखिए।
अगला है 15 फरवरी को आरिफ बेग शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आरिफ बेग शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम जानते भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का है, तो वो भी कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि कब से कब तक 2005 से लेकर 2018 तक रहे और फिर अब ये चौथी बार पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो याद रखना, आरिफ बेग शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। देश के पहले आधुनिक फोसिल्स पार्क, डायनासोर या डायना एडवेंचर पार्क, फोसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। आपको मैं बता रहा था कि आधुनिक फोसिल्स मतलब जीवाश्म पार्क, डायना एडवेंचर पार्क और फोसिल्स म्यूजियम का जो शुभारंभ है दोस्तों मांडू में किया गया है। मांडू कौन से जिले में आता है दोस्तों? धार जिले। आप ये देख पा रहे होंगे खूबसूरत ये इतना बड़ा जो पार्क आपको दिख रहा है, ये आधुनिक फोसिल्स पार्क, डायना एडवेंचर एवं फोसिल्स म्यूजियम है। ठीक है। यहाँ पे आप डायनासोर से समझ गए होंगे कि यहाँ पे डायनासोर के दोस्तों 24 अंडे व अन्य जीवाश्म रखे हैं। कितने अंडे? 24 अंडे अन्य जीवाश्मों को रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डायनासोर के जीवन से संबंधित सूचनाएं आपको देखने को मिलेगी। किससे संबंधित? डायनासोर के जीवन से संबंधित सूचनाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। याद रखना, देश का पहला है ये क्या? आधुनिक फोसिल्स पार्क, डायना एडवेंचर पार्क और फोसिल म्यूजियम। कहाँ पे? मांडू में। और मांडू से संबंधित फैक्ट हम देख चुके, जिसे सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थलों को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है 129 स्थलों को चुना गया है। कितने? 129 स्थलों को चुना गया है। और हमको पता इको टूरिज्म पर्यटन बोर्ड की, इको टूरिज्म बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश में दोस्तों? इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई। जबकि मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1978 में हुई। कब हुई? 1978 में। तो कितने? 129। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक डिसीजन लिया है और वो ये डिसीजन है कि मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान पे, कहाँ पे? सांची नामक स्थान पे चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली नगर से तात्पर्य दोस्तों कि वहाँ पे जो बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति जो बच्चे कर रहे हैं उनसे पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा सांची को। मतलब वहाँ पे एक भी आपको बाल श्रम करता हुआ बच्चा नहीं दिखेगा और बाल भिक्षावृत्ति भी नहीं दिखेगी। सांची इसके अलावा दोस्तों किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने स्तूप के लिए, जिसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। ठीक है। ये एक बौद्ध स्तूप है जिसे 1989 में दोस्तों विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। और सांची कौन से जिले में आता है दोस्तों? सांची आता है रायसेन जिले में। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात आई है तो इसके बारे में देख लीजिए कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 5 मार्च 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 2007 को। और इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो प्रियंक कानूनगो हैं। वो कौन है? प्रियंक कानूनगो हैं। कौन है? प्रियंक कानूनगो। तो ये जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हाल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राहक संतुष्टि के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट 18वें स्थान पर रहा? तो ये रहा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने क्या की थी? एक रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट संबंधित थी ग्राहक संतुष्टि से कि भैया आपने कितने ग्राहकों को संतुष्ट किया है। तो इसमें 18वां स्थान मिला है राजा भोज एयरपोर्ट को। ये आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं दोस्तों? 5 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 2 ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। एक राजा भोज एयरपोर्ट, एक अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। मतलब अभी तक हम दिन में सफारी करते थे, परंतु अब आप क्या कर सकते हो? बढ़िया जीप में बैठ के नाइट में भी सफारी कर सकते हो। तो ये है 3 राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़। ठीक है, याद रखिएगा नाइट सफारी की शुरुआत हो गई है। अब कान्हा के बारे में देख लेते दोस्तों। कान्हा जो है मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, कौन सा? कान्हा।
जिसका क्षेत्रफल कितना आएगा 940 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1955 में हुई थी। इसे दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था 1974 में इसे शामिल किया गया था। ये कहाँ पे स्थित है, ये मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। और ये किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा के लिए। किसके लिए जाता है, ब्रेडरी जाति के बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पे है, सिवनी छिंदवाड़ा में है। सिवनी और छिंदवाड़ा में ये स्थित है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। और इस जो आपने जंगल बुक सुनी होगी, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की, उसका संबंध भी इसी नेशनल पार्क से, जिसे इंदिरा गांधी प्रदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बांधवगढ़ कहाँ पे दोस्तों, तो बांधवगढ़ उमरिया में है। कहाँ पे, उमरिया में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला पार्क है। कौन सा, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला ये पार्क है। यहाँ पे आपको एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर जनसंख्या पे मिल जाएगा। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ माना जाता है। कितनी पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से, ठीक है। तो याद रखना नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ पे हो गई, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ में। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, होशंगाबाद का नाम बदलेगा। तो होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रखेंगे भैया, नर्मदापुरम रखेंगे। क्या रखेंगे, नर्मदापुरम। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है होशंगाबाद में स्थित सेठानी घाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रखेंगे, नर्मदापुरम। और होशंगाबाद संभाग का नाम हो चुका है नर्मदापुरम। अब होशंगाबाद के बारे में देख लीजिए। होशंगाबाद का जो स्थापना की थी दोस्तों, या इसे जिसने बसाया था, उसका नाम था होसंगसा। क्या था, होसंगसा, जो कि मालवा का शासक था। आपने देखा होगा होसंगसा का मकबरा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे दोस्तों, तो सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहाँ पे, होशंगाबाद में। दूसरा प्रश्न कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद में दोस्तों स्थित है पंचमढ़ी। होशंगाबाद में क्या है, पंचमढ़ी स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। होशंगाबाद में ही स्थित है दोस्तों धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा श्रेणी में, ठीक है। सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। तो ये याद रखिए होशंगाबाद के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया है गिरीश गौतम को। किसको बनाया गया है, गिरीश गौतम। ये आप देख सकते हैं गिरीश गौतम जी हैं। इनको 18वां अध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश विधानसभा का। और मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे कुंजीलाल दुबे। वो कौन थे, कुंजीलाल दुबे थे, कुंजीलाल दुबे। और अभी कौन बना दिए गए, गिरीश गौतम बना दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश के 7 जिलों में, जैसे कि भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन में कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है सघन मिश्र धनुष 3। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, 7 जिलों में। जो आप देख पा रहे होंगे 100 बात की एक बात भैया, अब इसके क्या टीकाकरण किया जाता है, इसके तहत क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब इसका जो उद्देश्य वो क्या था, कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे छूट गए थे नियमित टीकाकरण से, तो उनको टीकाकरण करने के लिए सघन मिश्र इंद्रधनुष 3 अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के 7 जिलों में की जा रही है, ठीक है। कितने में, अब जो देखो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों बेसिकली तीसरा वर्जन है उसका, परंतु मिशन इंद्रधनुष कब आया था, मिशन इंद्रधनुष आया था 2014 में। कब आया था, 25 सितंबर 2014 को। और ये क्या करता है, ये जो टीका 7 बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। वो 7 बीमारियां कौन कौन सी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये याद रखिए। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, इंदौर में। तो इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर, 2 क्लस्टर, मेगा फर्नीचर मतलब फर्नीचर वाला क्लस्टर, और दूसरा किसको, खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा। दोस्तों क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं उससे संबंधित सुविधाएं वहां पे पहले से स्थापित होती हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया, आधारभूत संरचना हो गई, सस्ता श्रम हो गया, बिजली, तो सारी सुविधाएं वहीं पे स्थित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्लस्टर कहा जाता है जहां पे एक जैसे उद्योगों की स्थापना होती है। तो ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है, इंदौर में। इसकी जो लागत होगी दोस्तों कितनी होगी, 450 करोड़ रुपए होगी। कितनी होगी, 450 करोड़ रुपए होगी। 12,000 से अधिक लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। याद रखना इंदौर में ये बनाया जा रहा है। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास
महिला एवं बाल विकास आयोग ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि पंख अभियान हम पढ़ के आ चुके हैं, जो कि 24 जनवरी को पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, 24 जनवरी 2021 से जिसकी शुरुआत की गई थी पंख अभियान की। तो अब चलाया गया है अपराजिता अभियान। अपराजिता अभियान बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या बनाया जा रहा है। अब बालिकाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे कि भैया इसके तहत क्या किया जाएगा, सरकारी स्कूलों में छात्राओं को मिलेगी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। अब क्या करेंगे, सरकारी स्कूलों में हम जो बालिकाएं होती हैं उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। उससे क्या होंगी, वो संकट के समय अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। इसलिए इसको बोला है अपराजिता अभियान, और उसको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए अपराजिता अभियान। इसकी शुरुआत कब से होगी दोस्तों? महिला दिवस मतलब 8 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। अगला प्रश्न है, हाल में कौन से शहर में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने परमार कालीन 1000 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की है? तो पुरातत्व विशेषज्ञों ने दोस्तों उज्जैन शहर में एक शिव मंदिर है ग्राम कलमोड़ा में, वहां पे 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर की खोज की है परमार कालीन। ठीक है, तो आप बस से पूछा जाएगा कि किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है। किस शहर में है? तो उज्जैन में है। और क्या है? शिव मंदिर है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश आ गया है। कौन आ गया है? मध्य प्रदेश आ गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। हम जानते हैं कि रीवा की गूड़ तहसील में 750 मेगावाट, कितने? 750 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया है, जिसका उद्घाटन 2019 में किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और रीवा जो सोलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसी से दिल्ली मेट्रो को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से मेट्रो को? दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, और रीवा जो सोलर प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट? 750 मेगावाट। कहां? गूड़ तहसील में। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि ओमकारेश्वर में 2000 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग संयंत्र लगाया जा रहा है। कहां पे? ओमकारेश्वर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में विकास पचौरी ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लगातार 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? विकास पचौरी ने। विकास पचौरी का संबंध कहां से दोस्तों? विदिशा से। कहां से? विदिशा से विकास पचौरी, याद रखिए। तो विकास पचौरी का संबंध कहां से है? विदिशा से है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऊर्जा महिला डेस्क की शुरुआत की है? तो ये की मध्य प्रदेश सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चूंकि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। वो क्या है? ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। मध्य प्रदेश के लगभग 700 थानों में, कहां पे? 700 पुलिस थानों में क्या करेंगे हम? ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करेंगे। अब ऊर्जा का फुल फॉर्म देख लीजिए, आपसे ऊर्जा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है अर्जेंट रिस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन। क्या आएगा? अर्जेंट रिस्पॉन्स फॉर जस्ट एक्शन। ठीक है, तो याद रखिए किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल में ही एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी ने। ये है योगेश चतुर्वेदी। कौन है? योगेश चतुर्वेदी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? रीवा के रहने वाले हैं, और इनको सम्मानित किया गया है एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स ऑफ द ईयर से सम्मानित। अब एनसीसी जो है दोस्तों नेशनल कैडेट्स कोर इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना का प्रारंभ किसने किया है? तो ये एक देश की पहली शिक्षा छात्र बीमा योजना है, चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया है। अब दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा? जो भी 18 से लेकर 35 वर्ष की छात्राएं हैं, चाहे वो छात्रा दंत महाविद्यालय में पढ़ रही हूँ, चाहे वो पैरामेडिकल की हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो BHMS की हो, उनको क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम और 10 लाख रुपए तक का डेथ कवर। यानी अगर मेडिक्लेम कितने तक का कि कोई बीमारी हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम, और यदि पढ़ाई के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए का डेथ कवर दिया जाएगा। यह है देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। 18 से 35 वर्ष तक के छात्रों में इसको शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों
1033, कितने 1033 गांवों का चयन इसके तहत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था फरवरी माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग और कीप शेयरिंग।